जय हिंद। आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में आज हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। एटमॉस्फेयर होता क्या है पहले देखते हैं। एटमॉस्फेयर जो जिसे वायुमंडल बोला जाता है वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। जो भी हम लोग आसपास में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे ऐसे गैसों का मिश्रण है जो हमारा वायुमंडल। वायुमंडल होता क्या है? वायुमंडल गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से ढक के रखा है। मान लीजिए मेरा पृथ्वी है, ठीक, ये मेरी पृथ्वी है, इसकी चारों तरफ से एक वायुमंडल की आवरण है, ठीक, एक वायुमंडल की आवरण है, बहुत सारे गैसों के मिश्रण है, ठीक, इसे ही वायुमंडल बोला जाता है। बहुत सारे गैसों के मिश्रण वो पृथ्वी को चारों तरफ से एक आवरण दिए हुए है, उसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। इसे ही हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। इसमें आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। जिसमें से मुख्यतः जो गैस है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यह मुख्यतः गैस में आता है। हम लोग अब देखते हैं इसमें से सबसे पहले नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन जो है देखा जाए पृथ्वी पर तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पूरे वायुमंडल में जितने भी गैस पाए जाते हैं उस गैसों का परसेंटेज में देखा जाए तो 78.03% केवल आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। 03%, 78.03% ही आपका केवल नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे मुख्य गैस है आपका नाइट्रोजन। जिसका सिंबल होता है N2। यह पृथ्वी पर 78.03% बाकी सभी गैसों की अपेक्षा में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन जो है एमिनो एसिड का एक अपघटक है, मुख्य अपघटक है। यह एमिनो एसिड जो शरीर में जीवधारियों में प्रोटीन का निर्माण करता है, तो उसका मुख्य एमिनो एसिड का यह मुख्य अपघटक है एमिनो एसिड, जिसका सूत्र होता है आपका, संरचना सूत्र होता है RCHNH2COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ये आपका एमिनो एसिड हो गया। सभी मिलकर पूरा आपका एमिनो एसिड का निर्माण करता है, ठीक। अब ये एमिनो एसिड जो है ये 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन जो हमारे शरीर का कोशिकाओं, सेल, शरीर के मांसपेशियां आदि का संरचना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग का शरीर लगभग पूरा ही प्रोटीन से बना हुआ है, हड्डियों को छोड़कर। जो भी मांसपेशियां में सब प्रोटीन से अधिकांश बना हुआ है। तो ये प्रोटीन बनाने में 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हम लोग इन नाइट्रोजन को डायरेक्ट तो खा नहीं सकते हैं, तो नाइट्रोजन को हम लोग इनडायरेक्ट हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे पेड़ पौधों के द्वारा। नाइट्रोजन एक शैवाल जो होता है एक बैक्टीरिया है एक प्रकार का। ये शैवाल जो होता है नाइट्रोजन को प्लांट में फिक्स करता है। बहुत जो भी जैसे मटर होता है उस सबको प्लांट में जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है शैवाल, ये होती है लेगमिनियस पौधा। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रक्रिया करता है, जिससे नाइट्रोजन हम लोग फिर पेड़ पौधे द्वारा ग्रहण करते हैं, जिससे हम लोग को पाचन क्रिया द्वारा नाइट्रोजन को तोड़कर अमीनो एसिड बनाया जाता है। फिर अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। यह मुख्य अपघटक है नाइट्रोजन आपका वायुमंडल का, जो 78.03% पाया जाता है। याद रखिएगा लोग, अमीनो एसिड का यह नाइट्रोजन मुख्य अपघटक है। देख लीजिए आप यहाँ पर NH2 अमीनो एसिड नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण रोल है। 20 अमीनो एसिड मिलकर
एक प्रोटीन का निर्माण करता है। यह नाइट्रोजन डायरेक्ट लोग नहीं खा सकते थे, शैवाल लेगुमिनस जो भी पौधे होते हैं उनके द्वारा नाइट्रोजन का उस फिक्सेशन किया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग फिर उसे अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। अगला आपका है ऑक्सीजन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को हम लोग देख लिए, नाइट्रोजन N2 कितना परसेंट है, 78.03%। अगला हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पूरे वायुमंडल का लगभग 20% पाया जाता है। लगभग 20%, इसे 20.9% के आसपास पाया जाता है। लगभग 20% मान लीजिए। ठीक, ये ऑक्सीजन जो है रासायनिक दृष्टि से देखा जाए, रासायनिक दृष्टि से यह बहुत ही सक्रिय गैस है। यह किसी के साथ भी अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। ठीक, इस ऑक्सीजन का एक तो पहले रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो सक्रिय गैस है, सक्रिय गैस। यह अभिक्रिया कर सक्रिय गैस से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है। ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। यह ईंधन के दृष्टि से देखा जाए तो यह एक जलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऑक्सीजन के बिना दहन की क्रिया लगभग असंभव ही माना जाता है। ठीक, दहन की क्रिया में यह महत्वपूर्ण आधा रोल अदा करता है। दहन की क्रिया, दहन के लिए महत्वपूर्ण कारक है। दहन के लिए महत्वपूर्ण कारक है ऑक्सीजन। जो भी ईंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है दहन के लिए। बिना ऑक्सीजन का दहन का क्रिया लगभग असंभव माना जाता है। इस ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसका निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसका निर्माण। जब पेड़ पौधों में सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब वो फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, तो उसी दौरान वो ऑक्सीजन का निष्कासन करता है अपने रंध्र द्वारा। मतलब जो पत्ते जिसे सांस लेते उसी द्वारा ऑक्सीजन का रंध्र द्वारा निष्कासन करता है। इसी से ऑक्सीजन का निर्माण भी होता है। वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 20.99% रासायनिक सक्रिय गैस है, क्योंकि किसी के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। दहन के लिए महत्वपूर्ण कारक है। अगर ये ऑक्सीजन ना रहे तो दहन की लगभग क्रिया ही असंभव है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और ऑक्सीजन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कार्बोहाइड्रेट वसा, इसको फैट बोलते हैं। वसा, प्रोटीन का निर्माण में भी यह
महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, यह महत्वपूर्ण कारक है। वो कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण में यह कार्बोहाइड्रेट देखिएगा आप लोग, जब भी जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट देखो उसमें ऑक्सीजन पाया ही जाता है। वसा का निर्माण, फैट के निर्माण में ऑक्सीजन ही महत्वपूर्ण जानकारी। प्रोटीन का जब निर्माण होता है, आप अभी नाइट्रोजन में देखोगे तो उसमें भी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन पाया गया था, ठीक। तो उस कार्बोक्सिलिक भी कार्बोहाइड्रेट है, उसमें भी ऑक्सीजन पाया जाएगा। बिना ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट का निर्माण लगभग लगभग उस समय प्रोटीन में भी यह अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। निर्माण में महत्वपूर्ण पूर्ण कारक है। ऑक्सीजन का बस इतना ही। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह वातावरण में ऑक्सीजन वायुमंडल में पाए जाने वाले परसेंटेज ग्रुप में देखा जाए तो यह आपको 0.03% पूरा वातावरण में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्यतः दो काम है। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य है प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करवाना। प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्यतः पहला कार्य है प्रकाश संश्लेषण का काम, क्रिया करवाना। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करवाना, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया में महत्वपूर्ण रोल। पूर्ण कारक है। आप लोगों को पता ही है प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे में भोजन बनाने के लिए किया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जो ग्लूकोज बनाने में निर्माण में महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा रोल है आपका, जो भी सूरज के द्वारा विकिरण जो आती है उसको आसानी से, बहुत ही आसानी से वायुमंडल में प्रवेश करने देता है। जो सूरज का जो भी विकिरण है, सूरज का जो रेडिएशन किरण जो है उसको आसानी से प्रवेश कराने में सहायक होता है। सूर्य के विकिरण को प्रवेश करने में, वायुमंडल में प्रवेश करने में, लिखो या धरती पाने में, पृथ्वी पर आने में सहायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ता है, जब सूर्य के प्रकाश जो विकिरण है वो पृथ्वी पर आसानी से प्रवेश कर जाता है, जो लो फ्रीक्वेंसी का है। जब वही विकिरण पृथ्वी की सतह से टकरा के हाई फ्रीक्वेंसी में हो जाता है तो उसे वापस जाने से रोकता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा पृथ्वी है, ये वायुमंडल है। मान लीजिए यहाँ से सूर्य की प्रकाश निकल रहा है, सूर्य के प्रकाश मेरे वायुमंडल में अंदर आने की कोशिश कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ गई तो सूर्य के विकिरण जो है लो फ्रीक्वेंसी वाले ही आसानी से पृथ्वी के अंदर, वायुमंडल के अंदर इंटर कर जाएंगे, जिसके बाद वह सीधे पृथ्वी की सतह से टकराएंगे। पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद फिर ये वापस हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वापस लौट जाती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले विकिरण को यह कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाने से रोकता है, लो फ्रीक्वेंसी वाला को अंदर आने देता है। जब ये बाहर जाने से रोकता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह किरण वायुमंडल के अंदर ही रह जाते हैं। इसके कारण वायुमंडल में दो प्रभाव पड़ता है। पहला तो हरितकरण, पहला जो होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, दूसरा जो आपका होगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लेते हैं होता क्या है।
जब सूर्य के विकिरण आगे पृथ्वी पर टकराता है तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब सूर्य के विकिरण आके पृथ्वी पर जब टकराएगी, अब वो टकराएगी तो जब आया क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा हुआ था, इसलिए आसानी से आ जाती है, आने में उसको मदद करता है, जिससे आके पृथ्वी टकराती है, जब पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दूसरा आपका होता है जो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, जब वही विकिरण वापस जब लौटती है तो फिर हाई फ्रीक्वेंसी वाले वो बाहर नहीं निकलने देता, जिसके कारण पूरा वायुमंडल गर्म हो जाता है। यही ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़, ग्लेशियर पिघलने के कारण भी बनता है। अगला हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का एक आइसोटोप होता है ओजोन। ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन लेयर, इसको O3 लिखा जाता है, ऑक्सीजन का आइसोटोप है। ये ओजोन लेयर जो वायुमंडल में, वायुमंडल के जो सतह, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। 15 से 50 किलोमीटर के बीच में यह ओजोन लेयर पाया जाता है। मुख्यतः जो 15 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, तो यह कहीं घना है, कहीं कम घना है, कहीं सरल, कहीं सघन है, कहीं विरल है। अधिकतर जो इसको जो सघन में पाया जाता है, जो ज्यादा थिकनेस में पाया जाता है, वह 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच अधिक मोटे स्तर में पाया जाता है। उसके बाद में वहां से ओजोन का परत पतला होना स्टार्ट हो जाता है। मुख्यतः जो ओजोन का मोटा परत पाया जाता है 15 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से। यह जो जिस मंडल में पाया जाता है, जैसे आपका वायुमंडल का बहुत सारा मंडल है, अब इसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। जो मंडल में पाया, उस मंडल को बोला समताप मंडल। समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोला जाता है, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। उसी स्ट्रेटोस्फीयर 15 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा ओजोन गैस पाया जाता है, जो कि पाराबैंगनी जो सूर्य के प्रकाश में पाराबैंगनी किरण जो होती है, जो कैंसर के कारण बनता है, अगर डायरेक्ट हम लोग की स्किन पर पड़ जाए तो हम लोग के कैंसर हो सकता है। तो उस जो पाराबैंगनी जो रे है, अल्ट्रावायलेट जिसे रे बोलते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, अपने में सोख लेते हैं, नहीं तो वापस लौटा देता है कौन, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का कार्य है पाराबैंगनी किरण को अवशोषण करना, शोषित करना। जो भी पाराबैंगनी सूरज का जो किरण है, जिसको अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, उसको क्या करता है, हमारा ओजोन लेयर अवशोषित कर लेता है। नहीं तो डायरेक्ट अगर जो सूरज का जो पाराबैंगनी किरण है, अल्ट्रावायलेट रे, अगर हम लोग के स्किन पे, चमड़ी पर पड़ जाए तो कैंसर हो सकता है या हो ही जाता है। इसका ये कभी अभी हम लोग जो भी वातावरण में जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, सबकी मात्रा जो भी पोल्यूशन के कारण, जिसमें से मुख्य ओजोन लेयर जो है छिद्र कहीं कहीं हो चुका है, जिससे पाराबैंगनी किरण डायरेक्ट आके पृथ्वी की सतह पर पड़ रही है। इसके कारण जो भी हम लोग का स्किन जो कैंसर हो रहा है, अधिक मात्रा में संख्या बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्षय का जो मुख्य कारण है CFC, जो गैस है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
यह CFC एक गैस है जो कि ओजोन परत को क्षरित करता है, खराब नष्ट करता है, जिसके कारण जो भी सूरज का पराबैंगनी किरण है डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आके पड़ता है। और भी गैस है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जो गैस है ये भी हमारा ओजोन लेयर को क्षरित करता है। तीसरा जो है आपका NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये भी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये ओजोन लेयर जो है कहाँ, पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर के बीच, जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं, उसमें पाया जाता है। मुख्यतः जो इसका थिकनेस है, जो इसका मोटाई है, 15 से 35 किलोमीटर के बीच ही पाया जाता है। अगर उसके ऊपर जाते हैं 35 किलोमीटर में, तो वहां भी ओजोन लेयर पाया जाएगा, लेकिन बहुत ही घने स्तर, मतलब विरल माध्यम में पाया जाएगा, सघन में नहीं पाया जाएगा। मतलब अधिक मात्रा में नहीं पाया जाएगा, बहुत ही वहां से उसका घनत्व कम हो जाता है। लेकिन 15 से 35 किलोमीटर के बीच में इसका घनत्व बहुत ही अधिक होता है। इसी 15 से 35 किलोमीटर के बीच जो भी ओजोन लेयर जो है सूर्य की पराबैंगनी जो किरण है उसको अवशोषित कर लेता है तथा रिफ्लेक्ट भी कर देता है। इसका जो क्षरित होने के कारण, जो इसको नष्ट जो करता है, CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं, वो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है। हाइड्रोजन जो भी गैस है वो भी ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड वो भी ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं जलवाष्प और धूलकण को। जलवाष्प, दूसरा है आपको धूलकण। जलवाष्प है जो वायु में उपस्थित जलों की मात्रा, जो जलवाष्प ह्यूमिडिटी जिसे हम लोग बोलते हैं आर्द्र वायु, उसी में वही उपस्थित रहता है। यह लगभग वायुमंडल में 0 से 4% तक आपका जलवाष्प पाया जाता है, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। यह भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बनता है। ग्रीन इफेक्ट का भी कारण बनता है। ये भी जो जलवाष्प जो है, जो सूरज के प्रकाश से पड़ता है, तो उसको अब चारों दिशा में प्रकाशित कर देता है, तो उसके कारण भी हम लोग का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण यह जलवाष्प बनता है। अगला है आपका धूलकण। धूलकण जो है वायुमंडल में पूरे के पूरे पाया जाता है, वायुमंडल में से कण के रूप में पाया जाता है। यह धूलकण जो वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है, उसको अपने चारों तरफ क्या करता है, इकट्ठा करके उसको जब ऊपर की तरफ ऊपर जब जाता है, तो ऊपर जब टेम्परेचर गिरता है, जब तापमान गिरता है, तो उसको संघनित कर लेता है, जिसके कारण बाद में बादल का निर्माण होता है, उसके बाद बारिश का कारण बनता है। ये करता क्या है धूलकण, जलवाष्प को नीचे, जलवाष्प को अपने चारों तरफ संघनित करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक धूल का कण है, वहां पर आसपास में, तो ये जलवाष्प मतलब भाप के रूप में उपस्थित है, तो उस जलवाष्प को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेगा। जैसे जब ऊपर की तरफ उठेगा तो टेम्परेचर गिरता है, तापमान नीचे होने के कारण बाद में संघनित होकर उस भाप से पानी के रूप में परिवर्तित हो जाए, जिसके बाद फिर बारिश होता है। इसको हम लोग आगे के वीडियो में बादल और बारिश क्यों होता है, बादल इन सब के बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। बादल बनता कैसे, बारिश होता कैसे है, आखिर बादल भारी होने के कारण नीचे धरती पर क्यों नहीं गिरता, ऊपर कैसे तैरता ही रहता है, इस सब के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। यह धूलकण देख लेते लास्ट, जो संघनित कर लेता है, यह धूलकण वायुमंडल में धूलकण होने के कारण ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का
ये वायुमंडल में धूल कण होने के कारण जब ये जो भी जलवाष्प अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेता है, उसके वजह प्रकाश उससे गुजरता है, तो प्रकाश चारों दिशा में फैल जाता है, उसको हम लोग को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी धूल कण के कारण भी प्रकाश का वायुमंडल में प्रकीर्णन होता है। हम लोग ने अब वायुमंडल में पाए जाने सभी घटकों पे देख लिए। इसके बाद वायुमंडल को तापमान के आधार पर पांच भागों में बांटा गया है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला है क्षोभ मंडल, 5 मंडलों में बांटा गया। पहला आपका क्षोभ मंडल, दूसरा आपका है, पहला आपका हो गया क्षोभ मंडल, दूसरा आपका हो गया समताप मंडल, तीसरा आपको है मध्य मंडल, चौथा आपका है आयन मंडल, पांचवा आपका है बाह्य मंडल। ये पांचों मंडल के बारे में